हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के लिए हमने टॉपिक लिया है द ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। ये टॉपिक क्लास 8th की एसएसटी की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 2 का टॉपिक है, लेकिन ये क्लास 9th में भी यूज़ हो सकता है और इसके अलावा सीटेट के एग्ज़ामिनेशन वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इस वीडियो में हम आज अपने पुराने वॉइस ओवर को लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वॉइस ओवर आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, let's start with the chapter with an overview of the chapter and read what the topics we're studying in this chapter. First topic is voyages discovery. जो हमने जब ब्रिटिश आई उन्होंने कैसे डिस्कवरी करी, उनकी क्या इंडिया की कैसे डिस्कवरी हुई वो. सेकंड टॉपिक है अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स. इसमें हम यूरोपियन ट्रेडर्स कौन कौन आए, कैसे आए और क्या किस पर्पस से आए वो हम सब पढ़ेंगे. फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा हमारा ट्रेड वॉर्स. इसमें जो वॉर्स हुई ट्रेड के रिलेटिंग या मार्केट के रिलेटिंग वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा बंगाल कॉन्फ्लिक्ट. जो बंगाल के साथ ब्रिटिश के कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद फिफ्थ है हमारा एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इसमें हम ब्रिटिश एम्पायर ने कैसे कैसे इंडिया पे हम कैप्चर करने की स्टार्टिंग करी थी वो पढ़ेंगे. और वाई इंडियन स्टेट्स फेल, ये लास्ट टॉपिक है. इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन स्टेट्स क्यों ब्रिटिश के अंडर आ गए आसानी से और उनका पर्पस क्या, वो क्या नहीं कर पाए उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ब्रिटिश से. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक वॉयाजेस ऑफ डिस्कवरी. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप इंडिया के साथ कैसे ट्रेड करता था. फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट के यूरोप और इंडिया के बीच का जो ट्रेडिंग रूट था वो सिर्फ एक ही था, जो था रेड सी. ये यूरोपियंस कंडक्ट करते थे ट्रेड इंडिया से रेड सी के द्वारा ही. जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में, कोई भी ईस्ट वेस्ट की कंट्रीज़ के बीच में एक अकेला ट्रेड रूट था, वो था रेड सी. अब सेकेंड पॉइंट में कह रहा है जब टर्क्स ने ईस्टर्न रोमन में कैप्चर कर लिया था तो जो ट्रेड था ईस्ट और वेस्ट में वो बैन कर दिया उन्होंने. बैन नहीं मतलब उसको रोक दिया, और जो उस तरह के सिटीजन्स थे उनको मना कर दिया कि तुम उनके साथ जो ट्रेड है वो कंडक्ट नहीं कर सकते. तो जो कैपिटल था ईस्टर्न रोमन का उस पर उन्होंने कैप्चर कर लिया था 1453 एडी में. और उन्होंने अरेब्स जो थे, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, उनको कैरी करने के लिए गुड्स यूरोप से लैंड के द्वारा या फिर सी के द्वारा मना कर दिया, प्रिवेंट करते थे वो. और इसलिए उनको डायरेक्ट सी रूट ढूंढना ही पड़ा ईस्ट में जाने के लिए, इंडिया की तरफ जाने के लिए. लास्ट पॉइंट में हम वास्को डी गामा के बारे में है लिखा कि 1498 में एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को डी गामा डिस्कवर करा है उन्होंने एक डायरेक्ट सी रूट वेस्ट कोस्ट जो अफ्रीका की थी वहाँ से इंडिया की तरफ राउंड द केप ऑफ गुड होप. वास्को डी गामा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं. ये आपकी बुक में इन्फो बबल में दिया हुआ है. ये एक नोबल फैमिली में जो साइंस पोर्तुगल में थे वहाँ पे पैदा हुए थे. उनकी टाइम पे जब वो इंडिया की तरफ जर्नी कर रहे थे तो जो पीपल थे वो बिलीव करते थे कि इंडियन ओशन जो है वो किसी अदर सी से कनेक्टेड नहीं है. जब वो अगस्त 29 1498 को इंडिया के लिए उन्होंने स्टार्ट करा था जाना, तो ही टुक गुड. जब वो वापस आने लगे उससे, जब उनको ढूंढ लिया उन्होंने रास्ता, तो उन्होंने गुड्स लिए, इंडियन पीपल को अपने साथ लेके आए और बताया कि हाँ मैंने ढूंढा है. जब वो वापस आए तो उनको एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे किंग, और उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले थे. इस स्लाइड में इतना ही. लेट्स नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज़ के बारे में. ये सबसे पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया की तरफ आए थे. ट्रेडिंग बेस बनाया था इन्होंने. ये सबसे पहले इन्होंने अरब जो मर्चेंट्स थे वहाँ पे जो कंडक्ट करते थे मोस्ट ऑफ द ट्रेड इन द इंडियन ओशंस, उन पे डोमिनेंस करनी स्टार्ट करी, उनको कैप्चर करना स्टार्ट करा. और इन्होंने जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स हैं वो कोस्टल इंडिया के साइड्स में बनाई, जैसे कालीकत, कोचिन, दीव, दमन, बासिन, सालसेते एंड गोवा में. इसमें हम लोग पोर्तुगीज़ पोजीशंस में जो उनके गवर्नर और वो बने थे पोर्तुगीज़ के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इन्फो बबल में आपको दिया हुआ है. फ्रांसिस्को दे अल्मीदा
ये सबसे फर्स्ट वाइसरॉय थे पोर्तुगीज़ पोजेशंस के इंडिया में। इन्होंने कंसंट्रेट करा था डेवलपमेंट करने के लिए उनकी नेवल पावर को, और इस पॉलिसी को उन्होंने नाम दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी में हमको एक दूसरे इंसान के बारे में पता चल रहा है जिसका नाम है अल्फ्रांसो दे अल्बुकर्की। ये सेकंड गवर्नर बने थे पोर्तुगीज़ इंडिया के, और उन्होंने गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1519 में ले लिया था, स्नैच कर लिया था, और उसको पोर्तुगीज़ का कैपिटल बनाया। तो पोर्तुगीज़ का जो कैपिटल अगर क्वेश्चन आएगा तो होगा गोवा को बनाया गया था। इसके बाद हम डच की बात करते हैं। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में बनी थी एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेड इंडिया में। इन्होंने बहुत सारी पोर्तुगीज़ सेटलमेंट्स को कैप्चर करना स्टार्ट करा। उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स भी बनाए, जैसे कि सूरत में, कोचिन में, पुलिकत में, नागापट्टनम में, मौसूलीपट्टनम और चिनसुरा में। इतना ही है डचेस के बारे में। इसके बाद हम ब्रिटिश के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिटिश थे वो 16th सेंचुरी में आए थे। ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था। इनको ट्रेड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ I से परमिशन भी मिली थी। जब 1608 आया तो ब्रिटिश ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा मुग़ल एम्परर जहांगीर के पास अब परमिशन सीख करने के लिए कि हम ट्रेड कर सकते हैं, पोस्ट्स बना सकते हैं इंडिया में। और उनको ये मिल गई थी 1613 में ब्रिटिश को मिल गई थी परमिशन बनाने के लिए सूरत में। जो ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे करने के लिए, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। जो ट्रेडर्स आते थे वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, और क्या नाम रखते थे उनके बारे में क्या हुआ। और इससे पहले जो सर थॉमस रॉय थे जहांगीर के पास, उनको किंग जेम्स द वन ने भेजा था 1615 में, और उनको एम्बेसडर था वो, उनको भेजा था कि हम लोग और फर्दर ट्रेड करना चाहते हैं, हमको प्लीज़ परमिशन दे दो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ब्रिटिश के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। जो ट्रेडर्स आते थे इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा जो भेजे जाते थे उनको फैक्टर्स बोलते थे, और जो इनकी ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाई जाती थी इनके द्वारा इनको फैक्ट्रीज़ बोलते थे। 1651 में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री बनाई थी बंगाल में, बैंक्स ऑफ हुगली के पास में। उन्होंने जो 1639 है ब्रिटिश ने एक बेस भी बनाया था अपना चेन्नई मद्रास में, और उन्होंने एक फ़ोर्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने सेंट जॉर्ज दिया। 1688 में कंपनी को एक आइलैंड मिला बॉम्बे के पास जो किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड ने दिया था। ये जो बॉम्बे का आइलैंड था ये उनको डाउरी में मिला था या दहेज में मिला था जब इन्होंने किंग ऑफ पोर्तुगल की डॉटर से मैरी करे थे या फिर उनकी से शादी करी थी। और ये सून जो था बहुत जल्दी ही ये सेंटर बन गया था कंपनी का। और इन 1651 में ही अगर हम लोग पहली उन्होंने फैक्ट्री बना ली, उसके बाद 1698 में ब्रिटिश को टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट मिल गए 3 विलेजेस से। एक जो था वो था कालीकत, कलकत्ता या फिर कोलकाता। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच ने अपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है वो 1664 में बनाई। ये अट्रैक्ट हुए उनकी बहुत सारी डेवलपमेंट्स देख के पहले वाले ट्रेडर्स की, सो उन्होंने आना शुरू करा। इन्होंने अपना जो बेस था वो सूरत में बनाया था, मौसीपट्टनम में बनाया था, माही में बनाया था और चंद्रानागौर में बनाया था। जब 1614 चल रहा था पीरियड टाइम, तो इन्होंने पौंडीचेरी को ढूंढा और उसको कैपिटल बना लिया था फ्रेंच का। तो इसी स्लाइड में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस स्लाइड के लिए इतना ही, थैंक यू। इस स्लाइड में हम ट्रेड वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बैटल्स करे जाते थे मार्केट्स को सिक्योर करने के लिए उनको ट्रेड वॉर्स बोला जाता था। ब्रिटिश और फ्रेंच ने कम से कम 3 वॉर्स लड़ी थी बिटवीन 1746 एंड 1763 के बीच में। कर्नाटक रीजन जो कि अभी तमिलनाडु है, जिसके अंदर कर्नाटक, हैदराबाद और मैसूर आ रहा था, उसको कैप्चर करने के लिए इसको कर्नाटक वॉर्स भी बोलते हैं, जिसमें जो फ्रेंच हैं वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। इसमें हम
और भी बात देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश का जो एम था वो डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा ही खुद ही उसको होल्ड करके रखें। उनका ये एम था कि वो इनडायरेक्टली पपेट रूलर्स या फिर फ्रेंडली रूलर्स जो होते हैं, पपेट रूलर्स आपने पढ़ा होगा, वो रूलर्स होते हैं जो कि बस बनाए जाते हैं, पर उनके पास असली पावर जो थी वो ब्रिटिश के पास ही होती थी। तो वो उनको दे देते थे ड्यूटी, वो खुद ही उनको टेरिटरीज जितने भी वो जीतते थे वो उनको संभालते रहते थे। ये उनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम भी बना था, पर उन्होंने तब की तब वो स्टार्टिंग की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। इस स्लाइड में हम बैटल्स जितने भी हुए इसके बारे में सबसे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हुआ वो था बंगाल कॉन्फ्लिक्ट। बंगाल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हुआ क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम पे जो ब्रिटिश थी वो ट्रेड कर सकती थी ड्यूटी फ्री। ड्यूटी एक टाइप ऑफ पेमेंट होता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल के लिए हमको देना पड़ता है अगर आपको ये करनी है। पर तब के टाइम पे ब्रिटिश को इसको ड्यूटी फ्री करने की अलाउमेंट थी। जो गवर्नर बाद में अपने पढ़ा होगा कैप्चर ले ली थी बंगाल ने, और मुर्शिद कुली खान ने, और उसके सक्सेसर्स जो थे आरविद खान और सिराजुद्दौला ने, वो ब्रिटिश को और कंपनी को नहीं करते थे ट्रस्ट, तो उन्होंने ग्रांट करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेड कंसेशंस, और उसको ट्रेड करने के लिए ड्यूटी फ्री भी मना कर दिया। इससे बंगाल कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्टिंग मिली। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे बैटल्स हुए। सबसे पहला जो बैटल था वो बैटल ऑफ प्लासी था। जब सिराजुद्दौला नवाब बना था बंगाल का 1756 में, सिराजुद्दौला ने अटैक कर लिया और ऑक्यूपाई कर लिया फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो है। जो कंपनी फिर उन्होंने रॉबर्ट क्लीव को भेजा ब्रिटिश फोर्सेस को सिराजुद्दौला पे अटैक करने के लिए, और इससे बैटल ऑफ प्लासी बना। इट वॉज़ द फर्स्ट मेजर विन। ये कंपनी के लिए सबसे पहली बहुत बड़ी विन थी। ड्यूटी मैंने आपको मतलब बता दिया है, ये आपके डेफिनेशंस बॉक्स में मिल जाएगा। फिर वाई सिराजुद्दौला लॉस्ट। सिराजुद्दौला हारा क्यों? क्योंकि उसका जो कमांडर था, मेन कमांडर, उसका नाम था मीर जफ़र। उसने उसको बिट्रे कर दिया, और उनको, क्योंकि उसने, ब्रिटिश ने उनको बंगाल का थ्रोन वादा किया था। ब्रिटिश के पास वैसे तो 3000 ही सोल्जर्स थे और नवाब के पास 30,000 थे, तब भी उसकी बिट्रेयल की वजह से, क्योंकि उसने हाफ आर्मी जो थी नवाब की उसको अब पीछे पीछे रखा, उनको लड़ने नहीं दिया, इसलिए वो हार गए। इसके बाद नेक्स्ट जो बैटल हुआ वो था द बैटल ऑफ बुज़ार। ये 1764 में लड़ा था। तब हुआ जबकि मीर जफ़र को जब उन्होंने वापस राजा बना दिया, पर थोड़े टाइम में वो उसको ट्रस्ट नहीं करने लगा कंपनी को, तो उसको वापस उन्होंने डिकम्पोज कर दिया, और उसका जो सन इन लॉ था मीर क़्वाज़ीम, उसको थ्रोन पे डाल दिया। पर इसने भी उनको चैलेंज किया। 1763 में वो हार गया और अवध चला गया। वहाँ पे उसने शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम II से कंबाइन कर ली आर्मी, जो कि 40,000 या 60,000 सोल्जर्स की थी, और वो बुज़ार में आए 1764 में। मीर जफ़र को नवाब तो वापस बना दिया, पर उसको 500,000 रुपीज़ एवरी मंथ उनको लॉर्ड क्लीव को देने पड़ते थे, और लॉर्ड क्लीव ने खुद ही 20 लाख उन्होंने ऐसे ही रिसीव कर लिए नवाब से। इसके बाद हम जो ट्रेजरीज साइन हुए वो पढ़ेंगे। जो ट्रेजरी हुई इलाहाबाद में, जब मीर जफ़र मर गया तो उन्होंने एक ट्रेजरी करी मुगल्स के शाह आलम II से, और जिसने उसके साथ फोर्सेस ज्वाइन करी थी, और इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला गया। इनको हमने बना दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रूलर। पर शाह आलम II ने एक एनुअल अनाउंस पेंशन को देनी पड़ती थी 26 लाख रुपीज़, और ब्रिटिश को उनको राइट भी देना पड़ा दीवानी, एक रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनके पीपल से। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल के बारे में। चलो चलते हैं। द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। जब बैटल हो गया बुज़ार का, तो कंपनी और नवाब्स ने रूल करना स्टार्ट करा वापस साथ में, तब कि ब्रिटिश के पास ज़्यादा पावर थी रूल में। इस सिस्टम को डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या DRC बोलने लगा, जिसमें रूल ऑफ 2 होता है। जब 1770 आया तो एक ड्रॉट आया था, मतलब एक सूखा आ गया था,
जिसने 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो बंगाल में रहती थी उसको हटा दिया था या फिर मार दिया था, या फिर कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़ के जा रहे थे। तो डुअल सिस्टम को 1772 में उनको एंड करना पड़ा, जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को उसका गवर्नर बना दिया बंगाल का और उसको उसके हवाले छोड़ दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो लेट्स गो। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसमें उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को कॉन्कर करने की स्टार्टिंग करी। एक डेकेड के बीच में उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स रेजिडेंट्स बनाए, उनको प्रमोट करने लगे इंटरेस्ट को बिफोर द ट्रेडर्स। बहुत सारी सब्सिडरी अलायंसेस भी करी जिसमें उनको कंपनी सप्लाई करती थी ट्रूप्स किंगडम्स को, और उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट पे। एनेक्स का मतलब होता है मीन्स ऑफ एडिंग समवन ओन टू आवर टेरिटरी, मतलब अपनी टेरिटरी में किसी और की टेरिटरी को ऐड कर लेना। सब इसके बाद हम एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वॉर थी वो 1767 और 1769 के बीच में हुई थी। हैदर अली ने ब्रिटिश को मद्रास में अटैक किया। एक ट्रीटी साइन करी गई जिसमें हैदर अली जीत गया था, इसलिए वजह से उन्होंने ट्रीटी साइन करी ब्रिटिश ने कि वो मैसूर को कोई भी केस के अटैक में उनकी डिफेंडिंग करेंगे। सेकेंड वॉर हुई 1779 में, जब ब्रिटिश ने माही को कैप्चर कर लिया, जो कि फ्रेंच पोजीशन था, जो कि हैदर अली ने रख रखा था। अब इसी वजह से सेकेंड वही वॉर जो कि 1780 और 1784 के बीच में हुई। हैदर अली इसमें मर गया, पर टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था वो लड़ता रहा। बोथ जो दोनों थे, जो कंपनी थी और उसका जो सन था टीपू सुल्तान, उसने एक ट्रीटी साइन करी जिसको मैंगलोर की ट्रीटी बोला जाता है। फिर इन AD 1785 टीपू सुल्तान ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड एंड स्पाइसेस, जो कि उनका मेन एक्सपोर्ट था कंपनी के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बन गया उनको इंडिया का 1786 में। उसने मराठास के साथ और नाइज़म ऑफ हैदराबाद के साथ फोर्सेस ज्वाइन करी और टीपू सुल्तान को हरा दिया, और उसने कर भी दिया ये। टीपू ने अपनी हाफ टेरिटरी ट्रीटी के अंदर देनी पड़ी, जिसको सेरिंगनापट्टनम की ट्रीटी हम बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ वॉर, ये लॉर्ड वेल्सनिंग ने जब 1798 में वो आए और चाहते थे कि फ्रेंच को मैसूर से हटा ही दे, इससे फोर्थ हुई। इसको बैटल ऑफ सेरिंगनापट्टनम बोला गया, जो कि ख़त्म हुआ 1799 में। टीपू जो था वो मरते मरते ही लड़ते लड़ते मर गया, और ब्रिटिश ने उसके ओवर टुक कर लिया पूरा जितना किंगडम था उसका। इससे हाफ इस किंगडम जो था वो उन्होंने ले लिया, और हाफ जो था जो उनकी डायनेस्टी रूल कर रही थी मैसूर को, उनको वापस दे दिया और उनको सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बना दिया गया। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम एंग्लो मराठा वॉर्स में। इसमें जो मराठास थे वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, उनके पास ज़्यादा फोर्सेस नहीं थी। तो फर्स्ट बैटल जो थी वो 1776 में हुआ और 1782 में ख़त्म हुआ, जब नाना पद्मावत ने एक मराठा स्टेट्समैन लेड किया, या फिर उन्होंने मराठा चीफ्स को अगेंस्ट कर दिया ब्रिटिश के। इन एंड दे लेड मराठा चीफ्स ने उनको कर दिया वो। उसके बाद उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी बोथ साइड्स ने। सेकेंड वॉर 1803 में हुई और एंड हुई 1805 में, जिसमें ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया नॉर्थ यमुना, इंक्लूडिंग जो नॉर्थ यमुना का पार्ट था जिसमें आगरा और दिल्ली आ रहे थे, उनको उन्होंने टुक ओवर कर लिया। थर्ड वॉर जो थी वो 1817 में हुई और 1819 में ख़त्म हो गई। इसमें ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ करने लगी गेन करने के लिए कंट्रोल 19th सेंचुरी के दौरान। अब हम इसमें नाना पाटेकर का नाम सुन रहे हैं। ये एक बालाजी जनार्दना बानू के बेटे हैं। ये एक चित्पवन ब्राह्मणा इन सतारा में पैदा हुए थे 1742 में। नाना इनका एक निकनेम था और उनकी जो पोस्ट थी पद्मावत, एक फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए उनका नाम ये रखा गया। अब बहुत सारे उन्होंने ऐसे भी करे थे जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी उन्होंने निकाली थी। इस पॉलिसी में उन्होंने पंजाब, सिंध, अफ़गानिस्तान को भी कर लिया। और जब रशिया बहुत ज़्यादा वॉर में लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड कर रहा था, उनको उससे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान पे एक वॉर कर दी और उधर से वो सोच रहे थे कि हम डायरेक्टली करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे
एंग्लो सिख वॉर। इसमें जो वॉर हुई थी, फर्स्ट एक ही हुई थी जो खालसा और ब्रिटिश के बीच में थी, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे और उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया था। फिर जो खालसा था उन्होंने 1848 में उनको वापस से चैलेंज किया और उसमें वो हार गए थे और महाराजा दलीप सिंह को, जो वहाँ के राजा थे अभी करंटली, उनको पेंशन लगा के हमने इंग्लैंड भेज दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से में, तो चलते हैं। इसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। ये क्रिएट करी थी लॉर्ड डालहौसी ने 1848 में। इंडियन रूलर अगर एक विदाउट अ मेल हेयर, अगर उसका कोई एक मेल बच्चा नहीं है जो कि आगे जाके किंगडम का ख्याल रख सके, वो उस किंगडम का ब्रिटिश का पार्ट बनाया जाता था। इससे बहुत सारे उन्होंने पॉलिसी से बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जैसे सतारा हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, संबलपुर है और सूरत है। इसी वजह से जो रिवॉल्ट हुई थी 1857 में, इसी कारण हुई थी। इस स्लाइड में हम इतना ही है। इसके बाद है कंक्लूजन, लेट्स सी। इस लास्ट स्लाइड के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। समरी में इस चैप्टर में हम ये बता सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो एक मकसद के साथ आई थी, वो था ट्रेड करना इंडिया के साथ और उनको खुद रिच बनना। पर उन्होंने जैसे जैसे कंट्रोल पाना शुरू किया अपनी टेरिटरीज़ पे, उनमें एक रूलिंग पावर ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस करने लगी। उन्होंने अलायंसेस करे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करे और खुद की गवर्नेंस इम्पोज करने की ट्राई करी। तो ये कंक्लूजन होता है इस चैप्टर का कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आई ट्रेडर्स के रूप में और कैसे हमारे रूलर बन के 200 ईयर्स के लिए हमारा रूल किया। तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। With this we have ended the chapter, so thank you all for watching. Don't forget to subscribe, like and click that notification bell to get notification on our new videos. Subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.